तो देश भर में डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। जी हां, देश भर में डेंगू का कहर जारी है। डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों की माने तो दुनिया भर में 40 करोड़ लोग हर साल डेंगू से प्रभावित होते हैं। जहां एक तरफ कोरोना जैसी महामारी की मार का सामना अब तक लोग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मलेरिया, चेचक, खसरा जैसी बीमारियों की वजह से भी अब बड़ी तादाद में लोग काल के गाल में समा रहे हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट बताती है कि जलवायु परिवर्तन के चलते तापमान में आने के वाले बदलावों से पैथोजेनिक बीमारियां जैसे कि इन्फ्लुएंजा, खसरा, कोरोना, डेंगू, मलेरिया आदि का संक्रमण दुनिया में 58% और तेजी से बढ़ेगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि आम लोगों को जागरूक करने के साथ ही सरकार को जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए इन बीमारियों से बचाव के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। वहीं डेंगू के लक्षण, बचाव और उपचार के लिए तमाम तरीकों के लिए सरकार को लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। इसी पर आज हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे हमारे साथ आईएमए के नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर नरेश चावला। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि डेंगू कितनी घातक बीमारी है। तो कितना घातक है डेंगू, पहले आपको ये बताते हैं। हर 20 में से एक व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार पड़ता है। बीमार होने पर रक्तस्राव और मौत भी हो सकती है मरीज की। जी हां, डेंगू घातक है। बीमार होने पर रक्तस्राव से मरीज की मौत भी हो सकती है। इसके अलावा एक बार डेंगू होने पर दोबारा डेंगू होने का जो खतरा है वो और बढ़ जाता है। एक बार अगर डेंगू हो गया तो आपको दोबारा भी डेंगू हो सकता है। इसका खतरा ज्यादा है। तो इसके लिए लक्षण और बचाव उपचार तमाम तरीके बहुत जरूरी हैं। गर्भवती महिलाओं और बच्चों में गंभीर रूप से ये बीमारी देखी जाती है। इन गर्भवती महिलाओं और बच्चों में इस बीमारी का ज्यादा खतरा है। तो गर्भवती महिलाओं और बच्चों में ये बीमारी ज्यादा होने की संभावना है। उन्हें ज्यादा अपना ध्यान रखने की जरूरत है। हर 20 में से एक व्यक्ति गंभीर रूप से डेंगू से बीमार पड़ता है। वहीं बीमार होने पर रक्तस्राव से मरीज की मौत भी हो सकती है। महिलाओं में, बच्चों में इस बीमारी के ज्यादा होने की संभावना है। तो डेंगू के राज्यवार मामले आपको बताते हैं। आंध्र प्रदेश में 2022 में 2309 मामले सामने आए थे। वहीं 2021 की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 4760 नए मामले सामने आए थे। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो 1448 मामले आए थे 2022 में। और 2021 की बात करें तो 1086 मामले 2021 में छत्तीसगढ़ में डेंगू के सामने आए थे। तो आंध्र प्रदेश में 2309 2022 में डेंगू के मामले सामने आए थे। इसके अलावा गुजरात की बात करें तो गुजरात में 12121 मामले सामने आए थे डेंगू के 2022 में। वहीं अगर 2021 की बात करें तो 10,983 मामले सामने आए थे डेंगू के। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 2022 में 589 मामले सामने आए थे। वहीं 2021 में ये मामले कम हुए और घटकर 349 हो गए थे। हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं हम। 2021 में मात्र 349 मामले सामने आए थे डेंगू के। वहीं इसके अलावा अगर कर्नाटक राज्य की बात करें तो 2022 में 5392 मामले सामने आए थे और 2021 में 7393 मामले सामने आए थे। ऐसे ही केरल में भी 2022 में 2007 मामले सामने आए थे डेंगू के। और 2021 की बात करें, अगर 2021 के आंकड़े अगर हम देखें तो ये मामले बढ़कर 4399 हो गए थे। यानी कि 2021 में केरल में 4399 लोग डेंगू से प्रभावित हुए थे, डेंगू का शिकार हुए थे। कर्नाटक में 2022 में 5000 कुल मामले सामने आए थे। ऐसे ही महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में भी 2022 की अगर हम बात करें तो 2927 मामले सामने आए थे। पंजाब की बात करें तो 657 मामले सामने आए थे 2022 में। इसके अलावा 2021 में इन आंकड़ों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। 23,389 मामले सामने आए थे पंजाब में 2021 में। राजस्थान में डेंगू के मामलों की बात करें तो 2022 में ये मामले 1435 हैं
और 2021 में ये मामले बहुत ज्यादा थे, 20,749 2021 में थे। तमिलनाडु में 2022 यानी कि अभी की बात करें तो 3,396 डेंगू के मामले सामने आए हैं। ऐसे ही 2021 में ये मामले थोड़े घटे थे। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो 416 2022 में मामले सामने आए थे। तो इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ आईएमए के नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर नरेश चावला। नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी आपका। तो आपसे जानना चाहूंगी कि जो डेंगू के मामले हैं वो देश भर में बढ़ रहे हैं और अस्पतालों के बाहर लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। तो अगर एम्स की बात करें तो एम्स में फिलहाल क्या हालात हैं? कि 2 साल यानी कि 2019 तक तो नॉर्मली हर साल जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होता था, ऑलमोस्ट पूरे एनसीआर में, ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया में डेंगू केस बढ़ते थे। 2020 में और 21 में हमने डेंगू के मामले कुछ कम देखे जी। और 2022 में जहां तक मैं दिल्ली एनसीआर की बात कहूंगा, जैसे ही एकदम ज्यादा बारिशें आई हैं, हम देख रहे हैं पिछले शायद 1 महीने से, क्योंकि हम ग्राउंड रियलिटी की बात करूंगा कि हम क्लिनिक्स में, नर्सिंग होम्स में, हॉस्पिटल्स में देखते हैं, तो ऑल अक्रॉस दिल्ली ऑरेंज इंस्टीट्यूट में भी और दूसरे मेजर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी और प्राइवेट क्लिनिक्स में भी एकदम डेंगू केस ज्यादा आए हैं, जो आज तक भी चल रहा है। और हालांकि उनसे डेथ्स काफी कम हुई हैं अभी तक, क्योंकि लोग बाग थोड़े जागरूक हो गए हैं। वो एकदम वैसे अगर हम मामले भी देखें तो 2021 के मामले फिलहाल थोड़ा कम तो हुए हैं। वैसे पहली बार नहीं है जब डेंगू के मामले ऐसे सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बार की अगर बात करें तो इस बार डॉक्टरों के लिए इस बार क्या चुनौती है डेंगू को लेकर? तो ये डबल चुनौती है। देखिए, एक तरफ कोरोना टोटली समाप्त नहीं हुआ है, हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में अभी भी कोरोना चल रहा है। कुछ वायरल जो पिछले 2 सालों में हल्का कम हो गया था, वायरल फ्लू, वो भी आ रहा है। और अलोंग साइड ये मच्छरों से काटने से जो होता है डेंगू, ये भी बकायदा आने लग गया है और हम काफी केस देख रहे हैं। और अभी आप कहेंगे कि ये खत्म हो गया, तो इट इज नॉट ओवर। ऑलमोस्ट फेस्टिव सीजन आ चुका है, तो भी नंबर ऑफ केसेस काफी ज्यादा है। लेकिन ये सच है कि अर्ली केयर, अर्ली डायग्नोसिस की वजह से हम कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने देते और डेथ्स काफी कम हो रही हैं। क्योंकि जैसे ही तेज बुखार आता है, लोग आजकल जागरूक हैं, NS1 टेस्ट करवा लेते हैं, पहले दिन से पता चल जाता है कि ये बुखार है, अपनी देखभाल शुरू कर लेते हैं, पानी वानी ज्यादा पीना, फ्रूट्स लेना, टाइमली केयर लेना, फालतू की ड्रग्स यानी कि दवाइयां नहीं लेना, ये सब प्रिकॉशन। नरेश जी, अगर बुखार की आपने बात की तो बुखार की हम बात करें तो सामान्य बुखार और डेंगू के बुखार में क्या अंतर है? इसकी पहचान लोग कैसे करें ताकि समय पर सतर्क हो सके? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। ये दिक्कत न केवल आम पेशेंट्स के लिए है, इवन एक डिस्पेंसरी में बैठे हुए आम डॉक्टर के लिए भी है जी। अगर पेशेंट को तेज बुखार आता है तो उसको कोई खांसी जुकाम वगैरह कुछ नहीं है, कोई गला दर्द नहीं है, कोई छींके नहीं है, कोई जुकाम नहीं है, कोई खांसी नहीं है, तेज बुखार है तो 2-3-4 तक जा रहा है, उसको हेडेक बहुत हो रहा है, उसको जॉइंट पेन्स बहुत हो रहे हैं, उसके शरीर में लगता है एकदम जान सी नहीं है, तो एकदम पहला शक हमारा डेंगू की तरफ जाता है। हमें आजकल एक नया टेस्ट है जिसको कि डेंगू NS1 कहते हैं, जो राइट फर्स्ट डे पे ही पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है, जिसकी रिपोर्ट 6 घंटे में आ जाती है और सस्ता सा टेस्ट है, वो करवा लिया जाए और पेशेंट को कंफर्म करके उसके सबकी प्रिकॉशंस और ट्रीटमेंट शुरू कर सकता है। जी। वहीं अगर रिकवरी रेट की बात करें तो जितनी तेजी से लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं, क्या उतनी तेजी से रिकवरी रेट भी है कि मतलब उतनी ही तेजी से लोग जल्दी ठीक हो रहे हैं डेंगू से? बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। मैं दोबारा कहूंगा, डेंगू इज नॉट ए डेंजरस फीवर। मैं आपको बता दूं कि आज लेकिन लोगों में भय तो बना ही रहता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज से चंद साल पहले जो डेंगू की स्ट्रेन्स आती थी, वो उसमें 2 किस्म के बुखार बड़े कॉमन थे, एक डेंगू हेमोरेजिक फीवर और एक डेंगू शॉक सिंड्रोम। इससे बहुत ज्यादा मौतें होती थी। अब ये चीज काफी कम हो गई है। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि जो स्ट्रेन्स हैं वो थोड़ा सा कम खतरनाक हैं, कम लीथल हैं, और दूसरा ये भी हुई है कि लोग बाग आजकल जागरूक बहुत ज्यादा हो गए हैं। हम आज भी किसी से मिलते हैं या किसी को समझाते हैं या एजुकेशन देनी होती है, तो हमारी एक ही कोशिश होती है, अगर आपका पानी का लेवल चलता रहेगा, आप ठीक हिसाब से पानी मुंह में ले रहे हैं, आपको वॉमिटिंग्स नहीं आ रही हैं,
तो मैं समझता हूँ सिंपल ट्रीटमेंट से पेशेंट आसानी से ठीक हो सकता है। जी। पहले क्या होता था, लोग तरह तरह की दवाइयां इस्तेमाल करते थे। हम लोगों को खुलेआम समझाते हैं कि आप सिंपल पैरासिटामोल के अलावा कोई दवाई इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आप ज्यादा दवाइयां इस्तेमाल करेंगे अपने बुखार के लिए या अपने बॉडी पेन्स के लिए या हेडेक के लिए, तो उनसे प्लेटलेट गिरने का डर ज्यादा हो जाता है और तरह तरह के खतरे शुरू होते हैं। इसके शुरुआती लक्षण के बारे में थोड़ा सा बताइए कि जिससे मरीज पहले से ही, और इसके लिए टेस्ट क्या है अगर किसी को शुरुआती लक्षण है बुखार के और उनको थोड़ा सा मतलब संभावना है कि डेंगू हो गया है या उनको शक भी है कि डेंगू हो गया है, तो वो कौन कौन से टेस्ट करा सकते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था। पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब मैं ठीक ठाक बैठा था, कुछ मॉस्किटो बाइट्स की हिस्ट्री हो सकती है डाउटफुल, मैं ठीक ठाक बैठा था और एडवांस मुझे थोड़ा सा ठंड लगनी शुरू हो गई, मेरा बदन टूटना शुरू हो गया, वो एकदम तेजी से बुखार 102, 3, 4 तक चला गया। हेडेक बहुत ज्यादा, गर्दन की बैक पे दर्द होना, जोड़ों का दर्द होना। और तीसरा मैंने कहा टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम कोरोना और जी। वायरल फ्लू, पेशेंट को कोई कफ एंड कोल्ड के सिम्टम नहीं होंगे। जी। अगर ऐसा नहीं है जी। तो सबसे पहला टेस्ट, जैसे कि मैंने पहले भी बताया अभी, कि आप डेंगू NS1 जो एक बहुत ही सस्ता टेस्ट है, आसानी से हो सकता है, जिसकी रिपोर्ट 6 घंटे में हमें मिल जाती है। जी। हमें पता चल जाता है डेंगू है कि नहीं। अगर ऐसा पता चल गया डेंगू है तो हम उसको फॉलो करेंगे, उसकी ब्लड काउंट करवाते करेंगे, उसकी लिवर फंक्शन टेस्ट करवाते रहेंगे और पेशेंट के सिम्टम्स को मॉनिटर करेंगे। नॉर्मली डेंगू की 2 फेजेस होती हैं। पहली फेज में पेशेंट को तेज बुखार होता है, जी। तीसरे चौथे पांचवें दिन बुखार खत्म हो जाता है और पेशेंट को एकदम एक्सट्रीम वीकनेस हो जाती है। उस टाइम पेशेंट के हमें प्लेटलेट काउंट्स पे या उसके हेमाटोक्रिट पे फर्क बनाए, एक पकड़ बनाए रखनी चाहिए, ताकि पेशेंट कुछ बिगड़ रहा हो या मुंह से पानी वानी ना पी रहा हो तो उसको हम IV फ्लूइड से, या कोई प्लेटलेट ज्यादा डाउन हो जाती हैं जी। तो उसको प्लेटलेट एक्सट्रैक्ट या ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह देके उसकी जान बचाई जा सकती है। नरेश जी, जब डेंगू की बात आती है तो सबसे पहले लोग मच्छरों से अपना बचाव करते हैं क्योंकि मच्छरों से संक्रमण का खतरा ज़्यादा रहता है। तो ऐसे में माएँ अपने बच्चों को ओडोमॉस ज़्यादा लगाती हैं या मॉर्टिन वगैरह का प्रयोग घर में ज़्यादा होता है, तो इसका क्या प्रभाव बच्चों में देखा जा सकता है, क्योंकि ये भी खतरनाक ही है एक तरीके से? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि बच्चों में, इनफैक्ट आज की तारीख में हम बड़े लोग अपने आप को बचाए रखते हैं, बच्चों के मामले में बहुत जागरूक रहते हैं और सेंसिटिव रहते हैं। तो बच्चों के लिए सब किस्म की जो मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स हैं, बहुत ज्यादा लगाने का फायदा नहीं है, लेकिन लगाने में कुछ फायदा ही है। प्लस मॉस्किटो नेट इस्तेमाल किया जाता है ताकि मच्छर का बच्चे से कॉन्टैक्ट ना हो। बच्चे को जो कपड़े पहनाइएगा तो पूरी उसकी बाजुएं और उसकी टांगे कवर्ड होनी चाहिए। प्लस उसके अलावा आप आजकल इलेक्ट्रॉनिक मॉस्किटो इलेक्ट्रॉनिक वो इक्विपमेंट भी आते हैं जिससे मच्छर कम काट पाते हैं, वो भी लगाया जा सकता है। कहने को तो हजार चीजें हैं, खुली इफेक्टिव कोई भी नहीं है, बट ऑल दीज मेथड्स प्लस अब शाम का टाइम अपने घर के दरवाजे जगह बंद रखिएगा ताकि मच्छर एंटर ना कर सके। यानी कि मच्छरों से बचाव ज्यादा जरूरी है। मच्छरों से बचाव बहुत जरूरी है। जी। अच्छा, सबसे ज्यादा ये जो डेंगू है, ये किन वर्ग के लोगों में इसकी पुष्टि की जाती है? किन वर्ग के लोगों को ज्यादा बचने की जरूरत है इससे? जैसे बुजुर्ग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बच्चों को में ज्यादा डर बना रहता है, तो और कौन, मतलब किन किन वर्ग के लोगों को ज्यादा अपना सतर्क रहने की जरूरत है इस बीमारी से? देखो, नो एज इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम डेंगू, बट हमारे हिसाब से छोटे बच्चे जो पर्टिकुलरली अंडर 5 के हैं, नंबर 2 प्रेग्नेंट लेडीज, नंबर 3 सीनियर सिटीजन जो 60-65 प्लस वाले हैं और जिनको दूसरी बीमारियां हैं। दूसरी बीमारियां का होता है जिनको कोई हार्ट डिसीज है, कोई लंग डिसीज है, कोई किडनी डिसीज है, कोई लिवर डिसीज है, जो पहले ही जिंदगी के एज पे चल रहे होते हैं, उनको ऐसा कोई बड़ा झटके से बचाना चाहिए। तो ये हमारे लिए रिस्क कैटेगरी पेशेंट्स हैं जिनका बचाव ज्यादा होता है। जी। नरेश जी, मान लीजिए अगर किसी को डेंगू हो गया है तो वो कौन कौन से मतलब एहतियातन बरत सकते हैं ताकि जल्दी ठीक हो जाएं? किन किन चीज़ों के खान पान का वो ध्यान रखें ताकि जल्दी रिकवरी हो? सबसे पहला बचाव एडिक्वेट हाइड्रेशन। एडिक्वेट हाइड्रेशन का मतलब मरीज अक्सर जब तेज बुखार होता है तो वोमिटिंग फीलिंग बहुत जल्दी शुरू हो जाती है, नौसिया बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। तो हम हमेशा समझाते हैं पानी किसी फॉर्म में, प्लेन वाटर, ORS का पानी, नारियल पानी, नींबू नमक चीनी का पानी, दही की लस्सी, किसी भी फॉर्म में एक अडल्ट जो 50 साल का आदमी है उसको इक्विवेलेंट मिनिमम 3-3.5 लीटर पानी जरूर मिलना चाहिए। अकॉर्डिंगली छोटे बच्चों में और बड़े बूढ़ों में भी कैलकुलेट किया जा सकता है। एडिक्वेट वाटर मिलेगा तो पेशेंट कभी बिगड़ेगा नहीं। कहा जाता है नारियल पानी भी इसके बचाव में ज्यादा फायदेमंद होता है, नारियल पानी पिया जा सकता है या जूस वगैरह?
बिल्कुल दिया जा सकता है। और दूसरी चीज, अक्सर लोगों को ना कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैं। जैसे ही लोग डेंगू का नाम सुनते हैं, लोग इतना महंगा बकरी का दूध लेके आएंगे, पपीते के पत्तों का जी वो कुछ उसको क्रश करके देने की सोचेंगे, ग्लोए का जूस देने की। इन चीजों का कोई बहुत ज्यादा साइंटिफिक बेसिस नहीं है। बट एनी फ्रूट्स, एनी जी जूसी फ्रूट्स, वेदर इट इज सिट्रस फ्रूट्स इंक्लूडिंग कीवी, मौसमी, संतरा, एनी जूसी फ्रूट्स आर गुड फॉर द पेशेंट। मान लीजिए प्लस डेंगू अगर किसी को हो गया है सर, तो उनको खाने पीने में क्या एहतियात बरतना चाहिए? यानी मैं खाने की बात कर रही हूँ ना कि जूस वगैरह की, कि मतलब किस तरीके का डाइट वो ले सकते हैं? सिंपल एडिक्वेट न्यूट्रिशन, जिसमें सादा भोजन, जिसमें फ्राइड इस्तेमाल नहीं किया जाए। क्योंकि अक्सर जी मैं बता दूं आपको, जैसे ही पेशेंट का तेज बुखार आता है या प्लेटलेट करने का नंबर आता है, क्योंकि ये चीज हम एक्सपीरियंस करते हैं, पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब खाना भी नहीं जाता। जी उसका मतलब होता है उसको सॉफ्ट चीज देना है। सॉफ्ट चीज में क्या आएगा? उसको दलिया दिया जाए, जी उसको चावल दाल की पत्ती खिचड़ी दिया जाए, उसको कस्टर्ड दिया जाए, उसको सेमी सॉलिड डाइट दिया जाए, उसको सॉफ्ट सब्जियां दी जाएं, पतली दाल दी जाए। क्योंकि हमने देखा है 3-4 दिन ऐसे गुजरते हैं, पेशेंट की अक्सर शिकायत रहती है, डॉक्टर साहब अंदर ही कुछ नहीं जा रहा, उसको जी एक ब्लॉक सकता है। तो वो स्थिति होती है जिसमें खाने का उसको मन हमें नहीं होता है। थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ता है। अगर वो स्टेज क्रॉस कर सकते हैं तो पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। जी एक सवाल और पूछना चाहूँगी, अगर मान लीजिए किसी को डेंगू हो गया है और वो टेस्ट कराने का सोच रहा है, तो क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों में तो आजकल टेस्ट भी बहुत महंगे हो गए हैं, तो सरकारी अस्पताल में जाएं तो किन किन टेस्ट वो जो करा सकते हैं, जो ज़रूरी टेस्ट हों जिनमें आ जाए कि हाँ डेंगू की पुष्टि हो जाए, वो उनके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, आजकल दिल्ली में सरकारी तंत्र में भी जी और प्राइवेट अस्पताल में हर जगह टेस्ट हो रहा है और बड़ा एडुकेट हो रहा है और इजीली अवेलेबल भी है। प्राइवेट इवन अस्पताल सरकार, में तो बहुत महंगे हो जाते हैं और वो नो नो नो, इसके अलावा भी सरकारी कई में, टेस्ट बता देते हैं ना सर, हाँ कि सरकारी बुखार में और भी सबसे बहुत पहले सारे मैंने ब्लड बोला टेस्ट। आपको कंफर्मेशन के लिए डेंगू NS1, जी ये एक टेस्ट है। दूसरा टेस्ट है कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें हम प्लेटलेट देखते हैं और हेमाटोक्रिट देखते हैं। और तीसरा, अगर पेशेंट की हालत बहुत खराब है तो हमें उसका लिवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट करवाना चाहिए। आपको इतना एक्सपीरियंस है, आपने तो आप एम्स के जॉइंट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, तो मैं अस्पताल एम्स की बात करूं तो एम्स में जो अभी मरीज आ रहे हैं उनको किस तरह का इलाज दिया जा रहा है, और किस राज्य से अगर मैं बात करूं तो कहाँ ये डेंगू के जो अभी जो मरीज है वो ज़्यादा सक्रिय हैं? मैं बता दूं कि आई एम द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, नॉट ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल जी साइंसेज। बट हमारा इसका बहुत एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है। तो ऐसा कोई भी नहीं है कि किस प्रदेश से आ रहे हैं। एम्स इज ए टर्शियरी केयर जी सेंटर, जिसमें सिंपल पेशेंट कम आते हैं और बिगड़े हुए पेशेंट ज्यादा आते हैं। तो उसमें पेशेंट हमारे पास वो पहुंचते हैं जो कि जिनमें की कोई ना कोई इस बुखार की वजह से कोई ऑर्गन डैमेज शुरू हो चुका होता है या ऑर्गन शटडाउन शुरू हो चुका होता है। जो दूसरे आम पेशेंट्स हैं वो तो इवन सिंपल प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स पे या सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल्स में ही ट्रीट आसानी से हो जाते जी हैं। तो ऐसा पूछना कि किस प्रदेश से ज्यादा आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा जाएगा। इट इज ऑल इक्वल, सब जगहों से पेशेंट आ रहे हैं और डेंगू के पेशेंट पिछले 1 महीने में काफी बढ़े हैं, इससे कोई शक। जी नरेश जी, अगर डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या क्या तैयारियां की गई हैं, क्या क्या तैयारियां अस्पतालों में देखने को मिल रही है ताकि मरीजों को अस्पतालों में कोई परेशानी ना आए? देखिए, 2 किस्म के रोल होते हैं। जी सबसे पहला, डेंगू होगा तो सिर्फ मच्छर के काटने से होगा। जी तो सबसे पहले तो रोल म्युनिसिपैलिटी का आ जाता है। जो म्युनिसिपैलिटी जो आसपास बरसात के बाद पानी भर जाते हैं, तो वहां बकायदा छिड़काव करें, फॉगिंग, एंटी मॉस्किटो फॉगिंग की जाए। दूसरा रोल आता है जो RWs हैं, वो जी जो जिन घरों में, फ्लैट्स में, मकानों में जहां कहीं पानी इकट्ठा होता है, किसी भी जगह में, चाहे वो पुराने टायर में इकट्ठा है, पुराने किसी कप प्लेट में इकट्ठा हो रहा है, पुराने घड़े में इकट्ठा हो रहा है, पुराने किसी गड्ढे में खड़ा हुआ है, तो कोशिश बनती चाहिए कि इंसान खुद, साथ में RWs, साथ में म्युनिसिपैलिटीज मच्छर कंट्रोल करें। दूसरा, आपने पूछा कि हम वो एक म्युनिसिपल विभाग क्या कर सकता है। जी म्युनिसिपल विभाग इसी को सुपरवाइज कर सकता है कि मॉस्किटो की जितनी बाइट्स कम होंगी उतने ही डेंगू के पेशेंट्स कम होंगे। तो ये सब तीनों की मिली भगत है। प्लस, जैसा अभी कोई इतना एक्सपेरिमेंट डेंगू का नहीं देखा जा रहा कि तो इसके लिए स्पेशल वार्ड क्रिएट किए जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी तो एक केसेस कुछ बड़े हैं, अभी तो जी कुछ अगले कुछ हफ्ते में स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें उम्मीद है कि डेंगू का जो ये बड़ा खतरा है बड़ी आसानी से टल जाए।
नरेश जी, अगर रिकवरी रेट की बात की जाए तो अभी रिकवरी दर क्या है? कितने मरीज इससे ज्यादा ठीक हो रहे हैं? भाई it is practically, as I already said, recovery rate almost 80 to 90 to 95% तक है। और we have not seen in Delhi अगर पूरे रीजन की बात की जाए तो हार्डली बहुत ही कम डेथ रिपोर्ट की गई हैं इन बोथ प्राइवेट सेक्टर एंड इन गवर्नमेंट सेक्टर। जी। तो यस, लेकिन क्योंकि अभी भी हम डेंगू इज कंटिन्यूइंग डिस्पाइट द फेस्टिव सीजन, इवन आज भी क्लिनिक भरे पड़े हैं, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, जो पेशेंट्स तेज बुखार से आ रहे हैं और जो पेशेंट्स डेंगू डायग्नोज हो रहे हैं। तो अगले कुछ हफ्तों के अंदर हम इस बात को और स्पष्ट कर पाएंगे। स्वास्थ्य विभाग की आपने बात की, स्वास्थ्य विभाग तैयारियां कर रहा है, तो उसका लोगों को कितना फायदा मिल रहा है? मरीजों को अस्पतालों में कितनी सुविधाएं मिल रही हैं? देखिए, आज की हमेशा इंडिया में ये प्रॉब्लम हमेशा रही है कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वो हमेशा उनको ओवरवर्क रहती हैं, बिकॉज टेकर्स ज्यादा होते हैं। दिल्ली वाले भी इसकी मदद लेते हैं और दिल्ली के आसपास के प्रदेशों वाले भी दिल्ली में बहुत आते हैं। तो द डॉक्टर्स एंड द फैसिलिटीज आर ऑल ओवर स्ट्रेच्ड। तो हम कहेंगे कि आने वाले दिनों में अगर डेंगू की तादाद बढ़ेगी तो हम समझते हैं कि शायद प्रशासन को जो फैसिलिटीज हैं दिल्ली के हॉस्पिटल्स की, उनको थोड़ा सा बढ़ावा देना पड़ेगा, स्पेशल वार्ड बनाने पड़ेंगे, स्पेशल बेड रखने पड़ेंगे। तो चूंकि अभी स्थिति को क्रिटिकल नहीं कहा जाएगा, लेकिन आने वाले कुछ हफ्ते काफी क्रूशियल रहेंगे। साफ सफाई की अगर मैं बात करूं तो साफ सफाई का ध्यान रखना कितना जरूरी है इस बीमारी से बचने के लिए? क्योंकि साफ सफाई में अक्सर लोग लापरवाही बरत देते हैं, तो वो इससे बचने के लिए कितना जरूरी है कि हाँ, बहुत ज्यादा ध्यान आपको साफ सफाई का रखना चाहिए? बहुत ज्यादा जरूरी है। इन इंडिया वी ऑलवेज से, चाहे इसको हम ओवर पॉपुलेशन कहें, चाहे ओवर क्राउडिंग कहें, चाहे लैक ऑफ क्लीनलीनेस की भावना का कमी कहें, चाहे कुछ भी कहा जाए, ले दे के there is a lot more desired in Delhi everywhere। तो जो चल रहा है हमें उससे कहीं बेहतर करना चाहिए, ये हमारी कोशिश सब जबकि मिलकर होनी चाहिए। होता है क्या है कि हम गवर्नमेंट को दोष देंगे, गवर्नमेंट लोगों को दोष देगी, कुल मिला के अंत रिजल्ट अच्छा कभी नहीं हो पाता। आई ऑलवेज एडवोकेट देयर हैज टू बी ए कोऑर्डिनेशन बिटवीन पीपल। लोग अपनी सफाई का खुद ख्याल रखें, खुद देखें कि मेरे घर के आसपास या मेरे घर में कहीं पानी इकट्ठा ना हो, कूलर में पानी इकट्ठा ना हो, पुरानी जगह में पानी इकट्ठा ना हो, आसपास के गड्ढों में पानी इकट्ठा हो। आरडब्ल्यूएस को देखना चाहिए, ब्लॉक्स के जो हर जगह पे बनी हुई हैं उनको देखना चाहिए, म्युनिसिपैलिटी को उनको सुपरवाइज करना चाहिए, जहां पानी इकट्ठा हो रहा है वहां छिड़काव करना चाहिए, एंटी फॉगिंग मशीन हमेशा काम करती आई हैं, उनको करना चाहिए। तो ये चीजें कुल मिला के आई थिंक वी नीड टू इम्प्रूव ए लॉट। नरेश जी, कोरोना से पहले ही लोग कोरोना से अभी उभर नहीं पाए हैं, तो कोरोना के बाद चेचक और भी बहुत सारी बीमारियां जैसे डेंगू के अलावा इन्फ्लुएंजा वगैरह देखने को मिली। तो कोरोना का इस बीमारी पर कितना प्रभाव है कि जो कोरोना मतलब पॉजिटिव हुए थे उनमें जो दर है ठीक होने की वो कितनी प्रतिशत है? देखिए, कोरोना ने हमारी जिंदगी को टोटल बदल दिया है। कोरोना के 2.5 साल ने पहला वेव, दूसरा बहुत खतरनाक वेव, तीसरा हल्का वेव, चौथी डाउटफुल वेव, वो अभी भी कुछ केसेस दिल्ली में थोड़े कम देखे। तो नरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आपने डेंगू से बचाव के बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी जिसका लोगों को फायदा मिलेगा। इसी के साथ इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।